नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक ऐसे किले की ओर जो इतिहास और रहस्य दोनों में डूबा हुआ है, देवगढ़ किला। हाँ, देवगढ़। काफी सुना है इसके बारे में। तो हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये किला कभी गोंड राजाओं का गौरवशाली गढ़ था, लेकिन साथ ही इससे जुड़ी कई किंवदंतियां हैं जो आज भी वहां लोग सुनाते हैं। बिल्कुल। ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं और फिर वो लोक कथाएं, स्थानीय लोगों के अनुभव। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम देवगढ़ किले के इन दोनों पहलुओं को समझें, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो, और साथ ही वो रहस्यमयी कहानियां जिन्होंने इसे मतलब एक अलग ही पहचान दे दी है। और हम पूरी तरह से हमें मिली जानकारी पर ही बात करेंगे, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे। सही है। तो जरा सोचिए, एक किला जो कभी गोंड साम्राज्य की ताकत का निशान था, आज वो खंडहर है। लेकिन कहते हैं रात के सन्नाटे में वहां अजीब आवाजें गूंजती हैं, एक राजकुमारी कहीं गायब हो गई थी, और तो और एक खजाना भी है जिस पर शायद कोई श्राप है। तो चले इन किस्सों की तह तक। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि कैसे किले सिर्फ इमारतें नहीं होते, वो उस वक्त की सत्ता, सुरक्षा, संस्कृति सबकी कहानी कहते हैं। गोंड राजाओं के लिए देवगढ़ सिर्फ एक किला नहीं रहा होगा। यकीनन ये उनके शासन का एक अहम केंद्र था। उनकी पहचान जैसा। हाँ, उनकी पहचान, उनकी धाक। उस दौर में किले सिर्फ बचाने के लिए नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए भी होते थे। सही कहा। जानकारी भी यही कहती कि ये गोंड शासकों का एक मजबूत गढ़ था, उनकी शक्ति और सुरक्षा का केंद्र। तो जाहिर है इसे बनाने में काफी सोचा गया होगा, इसकी लोकेशन, इसकी बनावट। निश्चित रूप से उस जमाने में किलों का जो सामरिक महत्व था वो उनकी बनावट पर टिका होता था। आप सोचिए, मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, शायद कुछ गुप्त रास्ते भी हों, पानी का इंतजाम, ये सब तय करता था कि कोई हमला हुआ तो किला कितनी देर टिकेगा। और देवगढ़ की लोकेशन, जैसे आपने कहा कि ये जंगलों के बीच है। हाँ, वो तो अपने आप में एक सुरक्षा कवच हो गया। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक पूरा डिफेंस सिस्टम रहा होगा। और ये आसपास के इलाकों, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए भी जरूरी थे। ये तो हुई इसकी स्ट्रेटेजिक बात। लेकिन अब आते हैं उन चीजों पर जो इसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। जानकारी कहती है कि आसपास के गांव वाले बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद किले से अजीब आवाजें आती हैं। कभी लगता है कोई भारी कदमों से चल रहा है, कभी जैसे जैसे पुराने जमाने के युद्ध के नगाड़े बज रहे हों। धीमी धीमी गूंज। अजीब है ना। हाँ, ये आवाज़ों वाली बात तो कई पुरानी वीरान जगहों से जुड़ी मिलती हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। मतलब एक तो हो सकता है उस जगह की अपनी यादें हों। अगर वहाँ युद्ध हुए हैं तो उन तीव्र भावनाओं की, उन आवाज़ों की एक छाप रह जाती है जिसे शायद लोग महसूस करते हैं। अच्छा, एक तरह की एनर्जी। कह सकते हैं। दूसरा, देखिए, वीरान जगहों पर हमारा दिमाग वैसे भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है, तो हवा की आवाज, किसी जानवर की आवाज या पत्थर चटकने की आवाज भी रात में ज्यादा डरावनी या रहस्यमयी लग सकती है। ये भी है। और तीसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है। हम इंसान हैं, हम अनजानी चीजों में भी कोई पैटर्न या कहानी ढूंढने लगते हैं, खासकर अगर माहौल थोड़ा डरावना सा हो। लेकिन ये नगाड़ों वाली बात थोड़ी ज्यादा स्पेसिफिक लगती है। सिर्फ हवा या जानवर के आवाज से नगाड़े जैसी गूंज, क्या इसका गौड़ इतिहास से कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? जानकारी में कुछ है इस पर? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो कारण नहीं बताते, लेकिन ये दिलचस्प है कि आवाजें युद्ध के नगाड़ों जैसी बताई गईं। ये बहुत स्पेसिफिक है, तो ये संभव है कि ये लोगों की यादों का हिस्सा हो। उस जमाने की याद जब किला आबाद था और युद्ध या शायद किसी उत्सव के समय नगाड़े बजते थे। ओह, मतलब ये भूतिया आवाज न होकर इतिहास की गूंज हो सकती है। हाँ, एक तरह से, जिसे लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुना और महसूस किया। और ये किले के सबसे नाटकीय पहलू यानी युद्ध और संघर्ष को जिंदा रखने का एक तरीका भी हो सकता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। एक और कहानी है जो बार बार सुनने को मिलती है, वो एक राजकुमारी से जुड़ी है। राजकुमारियों की कहानियां तो किलों से अक्सर जुड़ जाती हैं। हाँ, तो कहते हैं कि वो एक रात अचानक, मतलब बिना कोई निशान छोड़े, किले से गायब हो गई। अब इसके बारे में भी दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा। पहले तो ये कि राजकुमारी ने किले के अंदर ही बनी कोई गुप्त सुरंग ढूंढ ली थी और उसी में चली गई। और वो सुरंग इतनी रहस्यमयी थी कि आज तक किसी को मिली नहीं, नहीं ये पता कि वो जाती कहाँ थी। गुप्त सुरंगें तो किलों में होती थी अक्सर। हाँ, और दूसरी कहानी थोड़ी और अलौकिक सी है। कुछ लोग मानते हैं कि पूर्णिमा की रातों में
किले की किसी दीवार पर या बुर्ज पर एक धुंधली सी औरत की परछाई दिखती है, अकेली, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लोग मानते हैं कि ये वही गायब हुई राजकुमारी है, उसकी आत्मा भटक रही है। देखिए, शाही परिवारों की दुखद कहानियां, खासकर राजकुमारियों या रानियों से जुड़ी, वो पुरानी इमारतों को एक मानवीय पहलू दे देती हैं। राजकुमारी का गायब होना, चाहे वो सुरंग में हो या किसी और वजह से, ये अपने आप में एक रहस्य है जो कल्पना को उड़ान देता है। हाँ, बिल्कुल। सुरंग वाली बात किले की बनावट के रहस्य को बढ़ाती है और वो पूर्णिमा को दिखने वाली आकृति उसे एक दुखद कहानी से जोड़ देती है। शायद कोई अधूरा इंतजार, कोई अनकही बात। और ये तो अलग-अलग कहानियां होना भी दिलचस्प है ना? हाँ, ये दिखाता है कि लोग कैसे एक ही घटना को अलग-अलग तरह से याद रखते हैं या मतलब निकालते हैं। एक तरफ थोड़ी यथार्थवादी संभावना है सुरंग वाली, दूसरी तरफ पूरी तरह अलौकिक, आत्मा वाली। ये कहानियां इतिहास को सिर्फ राजा युद्ध तक नहीं रखती, उसमें व्यक्तिगत दुख, भावनाएं भी जोड़ देती हैं। क्या जानकारी में राजकुमारी का नाम या वक्त का कोई जिक्र है? नहीं, हमारे पास जो जानकारी है उसमें नाम या समय का जिक्र नहीं है। ये बस एक किंवदंती की तरह है, बिना ज्यादा डिटेल्स के, और शायद यही इसे और रहस्यमय बनाता है। डिटेल्स ना हो तो कल्पना ज्यादा चलती है। सही बात है। और कल्पना से ही जुड़ी है एक और कहानी। इसमें थोड़ा लालच है, डर है और शायद श्राप भी। अच्छा। ये है किले में छिपे खजाने की कहानी। अच्छा, खजाना भी? हाँ, माना जाता है कि गोंड राजाओं ने अपना बहुत सारा धन, सोना, जवाहरात किले में ही कहीं छुपा दिया था, गुप्त जगह पर। ये तो कई किलों के बारे में कहा जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंग्रेजों के जमाने का जिक्र होता है। जानकारी के मुताबिक उस टाइम पर किले में खजाने को खोजने के लिए खुदाई की कोशिश हुई थी। अच्छा। लेकिन कहते हैं कि उस खुदाई के दौरान बहुत अजीब, डरावनी चीजें होने लगीं। जैसे खुदाई में जो मजदूर लगे थे, उनमें से कुछ अचानक गायब हो गए, कोई सुराग नहीं मिला। गायब हो गए? हाँ, और जो औजार थे वो बार बार टूट जाते थे या खो जाते थे। और सबसे डरावनी बात, रातों को किले के खंडरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। तो इन सब के बाद खुदाई रोकनी पड़ी। देखिए, छिपे हुए खजानों के साथ श्राप या किसी अपशगुन का जुड़ना ये लोक कथाओं में बहुत आम है। पर यहाँ देवगढ़ के मामले में ये अंग्रेजों द्वारा खुदाई के संदर्भ में आना, ये इसे एक अलग मतलब देता है। कैसे? ये सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं रह जाती, इसमें एक तरह से बाहरी ताकत का हस्तक्षेप और उसका विरोध, वो तत्व जुड़ जाता है। मजदूरों का गायब होना, औजारों का टूटना, चीखें, ये सब जैसे उस जगह की रक्षा करने वाली कोई अनदेखी ताकत की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, जैसे कोई नहीं चाहता था कि खजाना मिले। बिल्कुल। और हो सकता है ये कहानियां उस वक्त अंग्रेजों के प्रति जो स्थानीय लोगों का डर या गुस्सा था, उसका भी प्रतीक हो, या फिर उस खजाने को अपवित्र हाथों से बचाने का एक तरीका बन गई हो। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, एक तरह का सांस्कृतिक संदेश भी हो सकता है कि कुछ चीजें पवित्र हैं, उन्हें बाहरी लोग ना छेड़ें। ये दिलचस्प है कि कैसे ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं, बल्कि शायद उस वक्त के माहौल की भी झलक देती हैं। तो आज क्या हालात हैं इस किले की? लोग जाते हैं वहां? जानकारी यही कहती है कि देवगढ़ किला आज खंडहर जरूर है, पर वीरान नहीं। इसकी टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर, सदमे इतिहास है। और जैसा हमने बात की, शायद पत्थरों से ज्यादा वो कहानियां जिंदा हैं जो वहां की हवा में हैं। हाँ, और स्रोत भी यही कहते हैं कि ये जगह अब एडवेंचर पसंद करने वालों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक अट्रैक्शन बन गई है। लोग शायद सिर्फ खंडहर देखने नहीं जाते। सही कहा। वो शायद उस रहस्य को, उस रोमांच को महसूस करने जाते हैं जिसके बारे में सुना है। वो शायद उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते होंगे या पूर्णिमा पर उस राजकुमारी की झलक पाने की उम्मीद रखते होंगे। बिल्कुल, खंडहर हमें सीधे इतिहास से जोड़ते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि वक्त कैसे बदलता है, साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन जब इन खंडहरों से ऐसी मजबूत किंवदंतियां जुड़ जाती हैं तो वो सिर्फ इतिहास के निशान नहीं रह जाते, वो हमारी कल्पना के लिए कैनवस बन जाते हैं। मतलब कहानियां उन्हें जिंदा रखती हैं। हाँ, देवगढ़ की ये कहानियां, चाहे वो कितनी सच हों या न हो, उस जगह को एक पहचान देती हैं, उसे जिंदा रखती हैं। वो सांस्कृतिक याददाश्त को बचाती हैं जो शायद किताबों में न लिखी गई हो। ये किंवदंतियां ही हैं जो इन पत्थरों को आवाज देती हैं। तो आज हमने देवगढ़ किले से जुड़ी जानकारी को खंगाला। एक तरफ गोंड राजाओं का इतिहास, उनकी शक्ति का प्रतीक ये किला, दूसरी तरफ रात की रहस्यमयी आवाजें, गायब राजकुमारी की कहानी और खजाने से जुड़े वो डरावने किस्से।
साफ है कि देवगढ़ में इतिहास और लोक कथाएं आपस में ऐसे मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या समझे? इसका गहरा मतलब यह है कि किसी जगह का इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं में नहीं होता। उसका असली इतिहास उन लोगों की यादों में, उनके विश्वासों में, उनके डर और उनकी कल्पनाओं में भी जिंदा रहता है, जिन्होंने उसे देखा, उसमें रहे या उसके बारे में बस सुना। देवगढ़ की ये किंवदंतियां हमें गोंड राजाओं के दौर की झलक तो देती ही हैं, पर साथ ही ये भी बताती हैं कि बाद की पीढ़ियों ने उस इतिहास को कैसे समझा, कैसे याद रखा और कैसे अपनी कहानियों के जरिए उसे जिंदा रखा। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास को महसूस करने और उसे आगे बढ़ाने का जरिया है। और इसीलिए देवगढ़ आज सिर्फ पत्थर और गारा नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। जो अपनी किंवदंतियों से बात करती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो हमारी आज की चर्चा और स्रोत सामग्री से ही निकला है। किसी ऐतिहासिक जगह की असली कहानी किस में बसती है? उन पत्थरों में जो अब खामोश हैं, या उन कहानियों में जो सदियों से लोगों की जुबान पर जिंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगी?